कॉन्फ्रेंस नहीं, दिस इज नॉट ए कॉन्फ्रेंस। जिन्ना सलाम दुआ करनी है। And I know Nobody can stop me from meeting No. Pakistani journalists. These are my people. I can meet them anytime. दुश्मनी की आग में भारत ने सिफारती आदाब का जनाजा निकाल दिया। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए मुशीर खारजा से बदतहजीबी की सब हदें पार। सिक्योरिटी क्लियरेंस की आड़ में कभी एक होटल ले जाया गया तो कभी दूसरे। आखिर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत भी ना दी। भारतीयों के तमाशे पर हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का पारा चढ़ गया। सिक्योरिटी हुकाम को शट अप कॉल झाड़ पिराई। सरताज अजीज वतन वापस पहुंच गए। कुछ देर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। अफगानिस्तान के फिर एहसान फरामोशी। अशरफ गनी भारत गए तो मोदी की जबान बोलते रहे। पाकिस्तान पर शिद्दत पसंदों की पुष्टपनाही का घिसा पिटा इल्जाम दोहरा दिया। जहर उगलते हुए बोले, दहशतगर्दी खत्म किए बगैर पाकिस्तान की जानिब से इमदाद का कोई फायदा नहीं। मुशीर खारजा ने इल्जाम तराशी से गुरेज की नसीहत करते हुए कहा, अफगान मसला अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाए। किसी भी मुल्क की इलाकाई सालमियत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज किया जाए। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया। अफगान मुहाजिरीन की 30 साल से मेजबानी पर पाकिस्तान और ईरान काबिल तहसीन है। मसाइल के पुरन हल की जरूरत पर जोर दिया गया। खुदकुशी, इत्तफाकी हादसा या कत्ल। कराची में मारूफ करेंसी डीलर और बिजनेसमैन जावेद खानानी जेर तामीर इमारत की छत से गिरकर जाँ बहक। अस्पताल लाया गया तो नाक और मुंह से खून निकल रहा था। खामोशी से बिल्डिंग में आए, 8वीं मंजिल से गिरे तो बिजली की तारों में उलझ गए। पुलिस का इब्तिदाई बयान, चौकीदार समेत 12 मजदूर जेर हिरासत। असल कहानी क्या है? पुलिस ने जियो फेंसिंग और दीगर जावियों से मामले की तहकीकात शुरू कर दी। जावेद खानानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग इल्जाम पर 2008 में बना केस उनकी मौत के साथ खत्म हो गया। भाई भी अमेरिकी पुलिस की तहवील में है। जराये के मुताबिक जावेद खानानी कुछ रोज से जहनी दबाव का शिकार थे। पार्टनर को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। दमाद नहीं देते हैं तो 27 दिसंबर को क्या होगा? धमाका मस्त कलंदर और फिर पूरा पाकिस्तान खून जुटेगा, खून जुटेगा, खून जुटेगा। गो नवाज, गो नवाज। अगली बारी फिर जरदारी। बिलावल के लीगी गढ़ में बड़े बड़े दावे। 2018 के इलेक्शन में तब्दीली की पेशगोई करते हुए वजीर आजम बनने की ख्वाहिश दोहराई। 4 मुतालबात ना मानने पर 27 दिसंबर से दमादम मस्त कलंदर की वार्निंग। नेशनल एक्शन प्लान को नाकाम करार देते हुए जिम्मेदार चौधरी निसार को करार दिया। नवाज को शरीफ, नवाज को शरीफ, नवाज को शरीफ, शहीद के शोहर को कातिल, ये कैसे इंसाफ है? शोबाज को शरीफ, शहीद के खानदान पर, शहीद के खानदान पर तोहमत, ये कैसे इंसाफ? हरीफों के साथ हबीब जालिब के अशार भी महफूज न रहे। कई फ्रैक्चर आए। जोश खिताबत में जूं जूं बोलते गए। अशार की टांगे भी वैसे ही तोड़ते रहे। जाले दांत देने की सिवा कुछ न कर पाए। सख्त सर्दी में पंजाब का सियासी मौसम गर्म।
मुस्तफा कमाल भी क्रीज पर कदम जमाने आ गए। लाहौर प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस की तो मुखालिफिन को टारगेट पर ले लिया। कहा कराची में 30 सालों के दौरान कितने कब्रिस्तान आबाद हुए वो किसको दिखाएं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह ने दाता दरबार हाजिरी भी दी। क्या कायद का शहर कभी कचरे से दामन छुड़ा पाएगा? मेयर कराची का 100 रोजा सफाई मुहिम का नारा चौथे रोज ही बुरी तरह पिटते दिखाई देने लगा। एमए जिन्ना रोड पर वसीम अख्तर की ऑफिस और केएमसी बिल्डिंग के इतराफ कूड़ा करकट का ढेर। जब तराख चले ही अंधेरा दूर नहीं होगा तो क्लीन कराची का ख्वाब कैसे मुमकिन है? तिलियोर के डेथ वारंट जारी। कतरी शहजादों के शिकार के लिए भक्कर का इलाका माहनी मुख्तस। 70 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। रेत पर चलने वाली स्पेशल गाड़ियों की सहूलत। इर्द गिर्द 2 किलोमीटर का इलाका सील। दहशतगर्दों पर एक और कारी ज़र्ब। खैबर एजेंसी के इलाके वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस की फिजाई कार्रवाई। 12 मारे गए। शिद्दत पसंदों के 5 ठिकाने भी मलिया मेट। NFC अवार्ड में फाटा का 10% हिस्सा मुकर्रर किया जाए। कबायली अमायदीन के जिरगे का मुश्तरका एलामिया। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम करने, मर्दमशुमारी, यूनिवर्सिटियां और अदालती निजाम कायम करने का भी मुतालबा। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन। जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन। मुल्क भर में सिंधी सकाफत के खुशनुमा रंग। टोपी अजरक डे पर शहर शहर रंगा रंग तकरीबात। यौम तासीस की तकरीब में वजीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो को अजरक पहनाई। जालों की धमाल। रेंजर्स के तहत सी व्यू पर अमन वॉक। अमरीकी भी नाच उठे। क्यूबा के लाखों शहरियों ने अपने महबूब रहनुमा फीदर कास्ट्रो को अलविदा कह दिया। सैंटियागो में आखिरी रसूमात अदा। राख को संदूक में रखकर फौजी एजाज के साथ ले जाया गया। जोरदार पंच से हरीफ को ठिकाने लगाने वाले कौमी हीरो का कोयटा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मोहम्मद वसीम को खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट से घर लाया गया। कहते हैं पाकिस्तानी हूं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। बड़ी खबर से खबर यह है कि दुश्मनी की आग में भारत ने सिफारती आदाब का जनाजा ही निकाल दिया। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए मुशीर ख्वाजा से बदतहजीबी की सब हदें पार कर गया। भारत ने सिफारती आदाब का जनाजा निकाल दिया। ये हम खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए मेहमान मुशीर ख्वाजा से बदतहजीबी, बदतमीजी। सिक्योरिटी क्लियरेंस की आड़ में कभी एक होटल ले जाया गया तो कभी दूसरे होटल में ले जाने का कहा गया। अहम खबर, आखिर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करने की भी इजाजत ना दी। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत ने सिफारती आदाब का जनाजा निकाल दिया। सिक्योरिटी क्लियरेंस कहें या बदनीयती, मुशीर ख्वाजा सरताज अजीज को पूरे भारत में मीडिया से गुफ्तगू करने की जगह न मिली। नहीं, कॉन्फ्रेंस नहीं, दिस इज नॉट ए कॉन्फ्रेंस। भारतीय हुकाम मुशीर ख्वाजा सरताज अजीज को एक से दूसरे होटल ले जाते रहे और आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ इनकार कर डाला। I just want to talk to the Pakistani journalists. I know. Nobody can stop me from meeting Pakistani journalists. No. That is very clear. Sir, Okay? sir. These are my people. I can meet them anytime. Sure, sir. Sure. Now you please can go there. Sure. भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित से भी गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया, मगर वो पाकिस्तानी मुशीर ख्वाजा से किए गए बर्ताव पर फट पड़े। हमें मुज़ाकरात की जब हमेशा बात करते हैं तो ये इसको हमारी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। मुज़ाकरात करना हमारी ताकत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारे इश्यूज़ हैं हम उन पे ठीक हैं।
यही नहीं, भारत बदतहजीबी की तमाम हदें पार कर गया। मुशीर खारजा सरताज अजीज की अमृतसर आमद पर उन्हें इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए आधा घंटा इंतजार कराया गया। मुशीर खारजा बतौर स्टेट गेस्ट मदऊ किए गए थे, मगर बर्ताव सिफारती आदाब के मुनाफी रखा गया। इससे पहले पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत के शेड्यूल पर अमल न करने का फैसला किया और भारतीय हुकाम को बताया कि सरताज अजीज अटारी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि भारत शुरा को तासुर देना चाहता है कि पाकिस्तान जमीनी तिजारत में रुकावट है, मगर हकायक इसके बरअक्स है। और अभी आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पे मुशीर ख्वाजा सरताज अजीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Different agenda and therefore bilateral tension should not be allowed to disrupt those. We also wanted to show that we believe in the peace and reconciliation of Afghanistan, and therefore the whole conference is about Afghanistan, and we therefore wanted to show our solidarity with Afghanistan and our commitment to peace and security in Afghanistan. The conference adopted this declaration, and I think I should emphasize that this declaration was adopted unanimously, that it was under discussion for the last several weeks, as it happens always. It was discussed in a meeting in Kabul last month, and then one day before the conference there were a few brackets still left which were removed on the second, and then it came. And I think the Indian media has tried to project that the reference to LET and Jaish-e-Mohammed and Haqqani network is the first time is something unusual, which is intended by all of them to pressurize Pakistan. But if you have carefully read the declaration, you would have noticed that it also mentioned TTP, Jamaat al-Ahrar, and the overall, these are the institutions which sort of threaten Pakistan, and it also mentioned many other regional organizations, ETAM, Daesh, IMU, Jandullah, because the context of that paragraph is not terrorism in Afghanistan, but in the region. And then the more important point is that it says that it calls upon all the countries to take action in accordance with their respective national counter-terrorism policies. Because in our case, action against all these is part of our national action plan. So that's why we insisted in the declaration to inside that we are doing it in the context of. And then, and in the light, in accordance with the counter-terrorism strategy of the United Nations of 2006, which is also something internationally accepted. So this does not call upon us to do anything that is not in line with our own national agenda as well as the broader context. So I think on the whole, it is a balanced declaration, as all of these conferences do. But the more important point which we emphasized in our interactions was that we don't need pressure on counter-terrorism, because we have done more in counter-terrorism in the last 3 years than any other country in the world. And in fact, we are now sharing our experience on counter-terrorism with the rest of the world. So this is a process that we are doing not under pressure from anybody, but in our own national interest to protect our own security. So this was, I think, greatly emphasized. The next point which needs clarification is President Ashraf Ghani's statement, because I'm sure some of you have read this, and obviously that statement is regrettable but also understandable, because the level of insurgency in Afghanistan has increased, the number of people who are dying is also increased, and bomb blasts are frequent, as in the case of Pakistan. So there is a certain amount of anxiety, and when you combine that anxiety with the general tendency in Afghanistan in the last few years, when every problem is blamed on Pakistan, you can understand why such a statement came about. I obviously tried to had a meeting with President Ashraf Ghani this morning, and I reassured him that our commitment, which the Prime Minister made in Kabul on 12th of May 2015, that Pakistan will not allow ISIL to be used against any other country, remains firm, and we will honor that commitment. But I also clarified that that requires better border management, which we are trying to do so that no unauthorized people cross this way or that way, and drug smuggling is also controlled.
But that will not automatically solve the insurgency in Afghanistan. There are plenty of people there who are already doing what they are doing, but it requires concerted action to achieve that convergence also. So in my statement at the conference, I presented, and if you read that, an objective assessment of these challenges and the importance of politically driven settlement, because the military solution is not option. But I also, in that statement, emphasize that what we need is a balanced and holistic approach, because the security problems of Afghanistan are extremely complex. There are so many factors that impinge it. Within Afghanistan, there are different groups, and then there are other kind of foreign elements, many of them who are involved in there. So it is not good to sort of try to have a simplistic notion that if things stop from across the border, everything will become all right there. It's a much more complex, which requires careful handling. So these were the factors which I tried to address. Then on the sidelines, I also had some very useful meetings with the Foreign Minister of Iran, Mr. Jawad Zarif, where we discussed the regional situation as well as our cooperation, because after the removal of sanctions possibilities, and we discussed a lot of details of that. Then I had a meeting with the Foreign Minister of Turkmenistan, Mr. Rashid Meredov, and it was a very useful meeting because he was appreciative of the Prime Minister's Nawaz Sharif's statement in Ashgabat recently, when he announced that we will join the Lapis Lazuli corridor, which connects Turkmenistan with Azerbaijan and other Central Asian countries. And that agreement is not fine, so we discussed the timing and the other details of how the draft of the agreement will be shared and different mechanism by which it will be adopted, so that we can facilitate and speed up that process. He also briefed me about the progress on the TAPI gas project, because it's on schedule and it's making good progress, and how they are raising funds for TAPI gas project. And also he emphasized the important point that it's no longer only a gas project. It also includes fiber optics connectivity and a number of other communication systems, including hopefully some electric lines which will bring electricity. So it's a network rather than a simple gas pipeline. I had also a very useful meeting with the Chinese Assistant Foreign Minister, Mr. Kong, who has been coming here regularly and very well informed on the region. And so we exchanged views on the peace process in Afghanistan, because as you know, China is a part of the Quadrilateral Coordination Group, and how to carry the process forward. And as you may have noticed, the Chinese delegate, in his formal statement at the conference, mentioned and emphasized the irrepressible role that Pakistan can play in the reconciliation process in Afghanistan. And Turkey also mentioned that. So I think basically that was the purpose. We had, as you know, we never requested and never had any bilateral meetings with the Indian, but of course on the sidelines I met, shook hands and exchanged pleasantries with all of them. Prime Minister Modi, Arun Jaitley, the finance minister, who co-chaired the meeting along with the Afghan foreign minister, and Mr. M.J. Akbar, the two ministers of state, Mr. Singh and Mr. General Singh and Mr. Akbar, and also Ajit Doval. So all in all, I think 24-hour visit was this is the main summing up of that. Up. I'll connect this. Thank you so much, sir. This is Akhil from. What is the news that India and Afghanistan lash out Pakistan on the issue of the terrorism, and they disregarded the Pakistan's pledge of $500 million, and they said that Pakistan should spend on this. So this is their attitude. Do you think that at this platform that it should be not like some on a higher level of issues should be addressed, but India and Pakistan, because this field was seen as a battlefield of two countries, and their attitude towards the media person, and they humiliated the media person, and they did not allow them to interact with you. Your response, sir. Thank you.
You see, first of all, as I mentioned in my point, that one can understand their anxiety. And you also understand that Ashraf Ghani is making a statement on a soil which is hostile to Pakistan. So obviously he was trying to follow what you call their preferences or what they would like to hear. But I think our relation with Afghanistan stand independently, and we have a lot of interaction because we are next door neighbors, and the number of people coming and going, as well as our trade and other things, which is an important, we are congenital twins. So to that extent, India's effort to divide us is not going to go very far. I think in the long run, the people of Pakistan and people of Afghanistan have to show solidarity, because people of Afghanistan have really suffered for 35 years and they need peace. And we should do everything in our power to promote peace. But obviously the situation is much more complex, and therefore, and in fact, in the same meeting that I had with Mr. Ghani, he referred to the $500 million pledge and suggested a trilateral mechanism, because the Chinese had supported that there are many projects in this list that we want to finance, which China also wanted to finance. So he mentioned that there's a proposal from China to set up a trilateral commission, Pakistan, Afghanistan and China, for the utilization of this amount co-financed by China and the Chinese institution like Asian Infrastructure Bank, Silk Road Fund. And so he said, do you support? And I supported that particular proposal. So, and I discussed this with the Chinese also later on, and I think we'll move forward. So I think that remark was made at that particular out of context. So this arrangement for utilizing the $500 million projects and different projects will continue. That was, I think, their security arrangements was very strange. The hotel where we were staying, Radisson, nobody else was allowed to come. So that's why we arranged this meeting, interaction with our press people in another hotel. Then the security people came, and there is a wedding in that hotel, and therefore the security people who are supervising that don't want any other person to come. We had committed to them from such and such time, nobody else will come. So we can't allow those to come. Then of course, since I couldn't go, the High Commissioner went outside and met them outside the hotel because they could not enter the hotel. But anyway, since you are the substitute for those journalists here, that's why I decided that I'll address a press conference on my return immediately, so that that deficiency is fulfilled. सर वेलकम बैक। आप कल गए, जाना आज था और कल जाने पर यहाँ तनकीद भी हुई कि डिनर के लिए सरकार जदीद साहब एक दिन पहले गए। अभी आप वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट देंगे कि अरुण जेटली और अजीत डोवल के साथ आपकी जो मीटिंग हुई, आर यू सैटिस्फाइड विद द इंटरेक्शन विद दीस टू लीडिंग इंडियन पॉलिसी मेकर्स नाउ विद मोदी? पहले तो जो मैं एक दिन पहले गया उसका सबूत मुझे आज सुबह मिल गया, बिकॉज आज सुबह जब उठे तो बहुत धुंध थी, और तुर्कमेनिस्तान का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ रहा था उसके फ्लाइट ने 9:40 शेड्यूल थी और वो 10:40 से पहले लैंड नहीं कर सकी। और हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल की यही रिपोर्ट थी कि 11 बजे से पहले आप वहाँ लैंड नहीं कर सकेंगे, तो अगर आपने सुबह 10 बजे इनागुरेशन में शामिल होना है तो आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा। तो मैं चला गया, क्योंकि मैं चला गया था, फिर अगर मैं डिनर में ना जाता तो अच्छी बात ना होती, बट इट वॉज एन इंटरेस्टिंग ओकेजन, सो आई थिंक दैट वॉज ए गुड डिसीजन। और उसके बाद जो मेरी सो कॉल्ड इंटरेक्शंस हुई हैं उसमें कोई सब्सटेंशियल बातें इतनी नहीं हुई, जो generally pleasant थी। I think they all were quite friendly and so on and so forth, but obviously they were not structured a detailed meeting कि जिसमें मैं कह सकूँ क्या outcome है या क्या वो है। Basically I think they were sort of welcome my presence, and they all appreciated that I was able to come. So I think that's all that we have to take notice of right now. सर ये बताइएगा, क्या आपने ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती हुई गिनती है और आया वो जो वायलेशन इंडिया कर रहा है, क्या ये भी मामला आपके साथ है? मैंने एक दो बातों में मेज भी बात हो रही थी, ये बात कहा था कि हम दोनों चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़े और तरक्की हो, तो जब हर रोज़ LOC और साहब काम कर रहे हैं तो कैसे होगी? तो सब ने एग्री किया कि जी ये वाकई हमें इस तरह तवज्जो देनी चाहिए कि यहाँ का माहौल जो है तरक्की और इन्वेस्टमेंट के लिए ख़राब ना हो। तो इस हद तक बात ज़रूर। सर मैं जाहिर से मेरा आपसे क्वेश्चन ये है
कि जब मोदी साहब आपको अकेला करने की धमकी दे रहे हैं, आपके पानी बंद करने की धमकी दे रहे हैं, एक दिन पहले ही पाकिस्तान हॉकी टीम को वीजे देने से इनकार किया और मलेशिया को शामिल किया गया, ऐसी सूरत हाल में आपका जाना बहुत ज़रूरी था, और अगर ज़रूरी था तो आप अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं जिस मकसद के लिए आप गए थे। दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हमारे पास तो 100 क्रिमिनल है, हम तो अभी भी बात करना चाहते हैं। लेकिन मैंने जैसे अपने शुरू इब्दाई कलमात में कहा कि हम बायलैटरल इश्यूज को या टेंशन को मल्टीलैटरल फोरम पर दरअसल नहीं होने देते। अगर मैं ना जाता तो क्या देखा, साग से भी निकाल दिया, यहाँ से भी निकाल दिया, तो उल्टा असर होता। तो मेरा ख्याल है कि हमारा फैसला, और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जिससे मिला उसने ये अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप आए, क्योंकि आपका हम एक फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके और बहुत एक्टिव मेंबर हैं। लास्ट ईयर हमने यहाँ पे समिट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की थी, इस वक्त हमारी गैरहाजिरी जिसके वहाँ पे हमें वीज़े नहीं दे रहे, ये कोई जवाब नहीं था वहाँ ना जाने का। Sir, it is being correctly appreciated that you visited Amritsar in India, but I wish to know that do you see any impact, any positive impact on the bilateral relation with India, and how do you see the future of this Heart of Asia process since India has subverted the SAARC and you had only one meeting, one substantial meeting, that was with the President of Afghanistan. What was transpired in that meeting, in the course of the meeting, that is regarding the bilateral ties between Pakistan and Afghanistan? Thank you, sir. I think the Heart of Asia was meant to be a forum in which 14 countries, initially 12 but now 14 countries, come together to emphasize the development side of connectivity and there are 6 groups, as you know, on disaster management, on food security and on connectivity and some other subjects which are called confidence building measures of Afghanistan. So it is not a political or reconciliation forum, and then there are 16 other countries, but its importance lies in the fact that all the P5 permanent members of Security Council members, through our core members, China and Russia, and the other 3 are supporting countries. Then there are 12 agencies which also come in. So it is an important forum, and the main message that goes from here is the fact that the whole world wants peace in Afghanistan. Nobody wants fighting to continue. So it's an expression of solidarity. So in that context, it will continue, and these activities that I mentioned will continue throughout the year. So the relevance is not this particular conference doesn't change the ground reality in Afghanistan except through messaging to all the parties for peace. So to that extent, I think the relevance and the importance of Heart of Asia will remain. Now with Ashraf Ghani, of course, as I mentioned in my statement, I reassured him that we are still doing our best. And the main point I think that I emphasized to him was that without proper border management, we cannot fulfill our commitment of not allowing our Sahel, because if the border is open, then people keep coming and going and you can't really control them. And it's not just terrorists and extremists, but also drug smugglers, human smugglers, timber smugglers. So it requires proper management. So that message is very important, because we are moving on the border management. Only 2 posts have been upgraded so far, but we are going to do more so that we can check this traffic. And also the fact that our own policy under the National Action Plan is to deal with all the groups. So as this process moves forward, it will have an impact within Afghanistan also, but they have to deal with it from their side also. We cannot we can only stop our Sahel being used, but we cannot control all the people who are inside Afghanistan and fighting. So I think in that extent, my assurances, I hope, were well received. जी. बहुत शुक्रिया सर, मेरा नाम असर अली मुबारक है, डेली मिनिस्टराबाद से हूँ। सर, क्या आप समझते हैं कि आपके दौरे से जो आपने इनडायरेक्ट ईरान के जरिए जो वज़ीर-ए-ख़ारजा के और दूसरे वज़ीर उनके साथ मिलकर कोई फर्क पिघलती हुई नजर आती कि भारत के साथ कोई बायलैटरल मुज़ाकरात के लिए भी आपने वहाँ पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया हो? लेकिन जी बात यह है कि वो बाकी मजबूरी तौर पर हमारी भी पोजीशन है कि हम अमन चाहते हैं, मुज़ाकरात के लिए मसाइल ये तो इसको तो यूनिवर्सल, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो सब कहते हैं जो 2 ममालिक में मुश्किलात हों
तो बातचीत के जरिए दूर हो सकते हैं। अगर मीडिया के जरिए आप बातचीत करेंगे तो उससे तो हॉस्टिलिटी बढ़ती है, और क्योंकि वो समझ नहीं आती, तो अगर आप बातचीत करेंगे तो वही मसले आप आसानी से कर सकेंगे। तो इस पर तो हमें पूरी तरह हमायत है। तो वो तो मेरा ख्याल है कि बायलैटरल मीटिंग में मुझे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम इंडिया से कहते हैं कि आप डायलॉग कैसे, लेकिन वहाँ पे जो इंडिया का एजेंडा है वो उसमें ज़्यादा पॉलिटिकल एलिमेंट शामिल है। जब भी कोई इलेक्शन नज़दीक होता है वहाँ एंटी पाकिस्तान बयान देने से उनको उसका फ़ायदा होता है। तो ज़ाहिर है अगले महीने 2 इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ, तो आप इन 2 महीनों में तो उम्मीद ना करें कि वहाँ से टेंशन कम होगी। लेकिन मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन चाहता है, इसलिए एलओसी पर कशीदगी के बावजूद वहां पर गए। अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद मुशीर ख्वाजा सरताज अजीज पहुंच चुके हैं। उनकी गुफ्तगू से मुतालिक मजीद तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। अशरफ गनी का बयान काबिले मजम्मत। अफगानिस्तान और भारत पर कोई भी हमला हुआ तो इल्जाम हम पर लगाया जाता है। मुशीर ख्वाजा की वतन वापसी पर न्यूज कॉन्फ्रेंस। तरक्याती कामों पर अरबों खर्च, तालीम की हालत काबिले रहम। रावी किनारे सरकारी प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हाल, सख्त सर्दी और ठंडा फर्श। और डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली शहला रजा के पांव में फ्रैक्चर, आराम का मशवरा। यौम तासीस की तकरीबात में शरीक नहीं हो सकेंगी।